प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण सेठ गोविंददास द्वारा रचित वर्णित यात्रा वृत्तांत। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ जो ये यात्रा वृत्तांत है, इस यात्रा वृत्तांत में जैसे चित्तौड़ का चित्रण है, उज्जैन का चित्रण है, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा आदि गुफाओं का बहुत ही सुंदर और सजीव वर्णन किया गया है। और ये जो पाठ है, इस पाठ में से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी बोर्ड की परीक्षा में। जैसे कि 2019 में जो प्रश्न पूछा गया वो था कि चित्तौड़गढ़ जाते जाते लेखक का हृदय भावनाओं के उद्वेग से उल्सित क्यों हो उठा, कारणों को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न पूछा गया था 6 नंबर का। वहीं पर 2020 में 6 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न पूछा गया कि एलिफेंटा की गुफाएं एलोरा की गुफाओं से किस प्रकार से भिन्न है। यह भी 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। कहने का तात्पर्य यानी कि ये जो अध्याय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 साल से लगातार इसमें निबंधात्मक जो प्रश्न है उनको पूछा गया है, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इसमें पूरा मनोयोग लगाएं। सबसे पहले बात करते हैं हम सेठ गोविंददास अर्थात लेखक के परिचय के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, सेठ गोविंददास, इनका जन्म 1896 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई। और ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी तथा हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार थे। इनको शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में सन 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे। इन्होंने राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रबल समर्थन किया। वे भारतीय संस्कृति के अनन्य साधक, कला मर्मज्ञ, आदर्श राजनीतिज्ञ, प्रसिद्ध नाट्यकार एवं एकांकीकार थे। और उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। इनमें सबसे पहले है नाटक। तो नाटक में जैसे प्रकाश, कर्तव्य एवं नवरस। और इनकी एकांकी है सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत तथा चतुष्पथ। इनके उपन्यास हैं चंपावती, कृष्णलता, सोमलता आदि इनके उपन्यास रहे हैं। हम बात करते हैं पाठ परिचय के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर पाठ परिचय के रूप में इन्होंने चित्रण किया है या प्रस्तुत किया है कि यात्राव्रत में चित्तौड़गढ़ की वीरभूमि, मोक्ष प्रदायिनी अवंतिका अर्थात उज्जैनी नगर के साथ अजंता, एलोरा व एलिफेंटा गुफाओं की यात्रा का वर्णन है। इसमें वहाँ के अपूर्व सौंदर्य, भारतीय संस्कृति की दिव्यता और प्राचीन ऐतिहासिक महत्व को अत्यंत रोचक ढंग से उभारा गया है। संपूर्ण यात्रा वृत्तांत में रोचकता, प्रवाहमयता व तथ्यपरकता दर्शनीय है। भारतीय सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहर के प्रति लेखक का अपनत्व प्रेरणास्पद है अर्थात प्रेरणा देने वाला है। हम बात करते हैं मूल जो पाठ्य वस्तु है उसके बारे में। यहाँ पर सबसे पहले यानी कि चित्तौड़ का चित्रण किया गया है। चित्तौड़ जो कि राजस्थान में अपने यहाँ पर राजस्थान में ही स्थित है। यहाँ पर इसके संदर्भ में लेखक वर्णन करते हुए कह रहा है या यात्रा व्रत लिखते हुए कह रहा है कि चित्तौड़गढ़ स्टेशन के समीप हम एक छोटी सी धर्मशाला में ठहरे और भोजन इत्यादि से निवृत्त हो कोई 1 बजे दिन को ही टांगों पर गढ़ की ओर रवाना हुए। उस समय वहाँ मोटरें इत्यादि नहीं मिलती थी। कहने का मतलब है यहाँ पर कि लेखक हैं वो चित्तौड़गढ़ की तरफ रवाना हो गए हैं और उनके पास वहाँ तक यात्रा का जो साधन है वो तांगा है। उस तरफ वो प्रस्थान करते हैं क्योंकि उस समय में मोटर गाड़ी जो है उनको वो उपलब्ध नहीं थी। फिर आगे देखिएगा,
चित्तौड़गढ़ को जाते जाते मेरा हृदय भावनाओं के उद्वेग से उल्सित हो उठा। प्यारे विद्यार्थियों, ये 2019 में इस पंक्ति को आधार बना करके प्रश्न पूछा गया है, तो इसी का जवाब इसी में ही समाहित है। देखिएगा कि टोड का राजस्थान इतिहास मैंने हाल ही में पढ़ा था और पढ़े थे हिंदी में 2 उपन्यास। एक का नाम था राजपूत जीवन संध्या, जिसमें हल्दी घाटी के रोमांचकारी रण का वर्णन था, और दूसरा वीर जयमल। यही महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप, वीर जयमल और उन्हीं के सदृश अगणित सरदारों तथा सैनिकों ने केवल जीतते हुए नहीं पर हारते हुए संग्रामों को भी ऐसी बहादुरी से लड़ा था जैसे संग्राम संसार के किसी देश में कभी लड़े क्या सुने तक नहीं गए। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक जैसे ही चित्तौड़गढ़ की ओर रवाना होते हैं तो उनका जो हृदय है और वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है और वह बहुत ज़्यादा उत्साहित भी हो जाता है। इसके पीछे जो कारण रहे, उन्होंने कर्नल टोड का राजस्थान का इतिहास पढ़ा था। इसके अलावा उन्होंने 2 उपन्यास भी पढ़े जिनका अपने को ध्यान भी रखना है, और वो है राजपूत जीवन संध्या, जिसमें हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसका चित्रण किया गया है, और दूसरा उपन्यास उन्होंने पढ़ा था वीर जयमल। और यहीं पर इन्होंने जैसे महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर जयमल, उन्हीं के जो सदृश बहुत सारे जो सरदार हैं, सैनिक हैं, उन लोगों के बारे में भी इन्होंने अध्ययन किया था। और यहाँ के जो राजा महाराजा सरदार जो सामंत हैं, सब ने यानी कि एक तरह से जो ये युद्ध हैं, संग्राम हैं, उनमें बहुत बहादुरी से लड़े। और उनका जो युद्ध है, भले ही चाहे उसमें वो पराजित भी क्यों ना हुए, लेकिन उनकी जो पराजय थी वो भी कहीं विजय से कम नहीं थी। उसी क्रम में यहाँ पर आगे लेखक कह रहा है, केसरिया बाना पहन पहनकर यही वीरों ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्राणों को तुच्छ मान हंसते हंसते अपना बलिदान देकर वीर के साथ ही हुतात्मा पद को प्राप्त किया। साध्वी, वीर माताओं, वीर भगिनियों, वीर पत्नियों, वीर पुत्रियों की संख्या 2, 4, 100, 200, 400 न होकर हजारों थी, हजारों। यही भामाशाह के सदृश त्यागी वैसे भी हुए थे जो मेवाड़ के महावीर थे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इन्होंने जो युद्ध संग्राम में जाने वाले जो शूरवीर हैं उनके बारे में इन्होंने बताया कि वो केसरिया बाना धारण करके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बिल्कुल ही तुच्छ मानते हुए हंसते हंसते अपने आप को बलिदान कर दिया, या यूँ कहें आत्मोत्सर्ग कर दिया, और जो वीर शहीद का एक पद हासिल किया, हुतात्मा का जो पद है उसको प्राप्त किया। यहाँ पर जो वीर माताएं रही हैं, यहाँ पर साध्वी, वीर भगिनियाँ बहनें और वीर पत्नियाँ, वीर पुत्रियों की संख्या कई हजारों में रही है। यहाँ के जो भामाशाह हैं उन लोगों का भी नाम बड़े ही यानी कि गर्व के साथ लिया जाता है, जो बड़े ही त्यागी रहे हैं, और यही मेवाड़ के महावीर भी रहे थे, या इनको मेवाड़ का महावीर भी कहा गया है। यहाँ पर इसी क्रम में आगे देखिए, साथ ही जो ये हुतात्माएं हैं, सूर्यवंशी सिसोदिये क्षत्रिय नर नारियों ने जहाँ संसार के इतिहास की अभूतपूर्व तथा अद्वितीय शौर्य और जौहर की अमर गाथाएं गढ़ी थी, वहीं आज हम जा रहे थे। कहने का मतलब है कि जो लेखक है वो वहीं की यात्रा कर रहा होता है। उसी क्रम में आगे देखिएगा, यहाँ पर आगे जो कह रहा है लेखक, वो बता रहा है कि चित्तौड़गढ़ एक पहाड़ी पर है। जैसे जैसे तांगा इस पहाड़ी पर चढ़ता जाता था, मेरी आतुरता वहाँ की वस्तुओं को देखने के लिए बढ़ जाती थी। आखिर हम चित्तौड़गढ़ में पहुँचे। गढ़ की दीवारें और उनके बुर्ज खंडित हो गए, करीब करीब सारी इमारतें जमींदोज। उन खंडहरों के बीच खड़े हैं 2 स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ। कीर्ति स्तंभ पुराना है, जर्जर है,
यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों जो मूल बात बताई गई है, लेखक यहाँ पर कह रहा है कि जो चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर है, और यहाँ एक प्रश्न भी बनता है कि चित्तौड़गढ़ की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर विशेषताओं का ध्यान भी हमें रखना है। और जो लेखक जो बात कर रहा है, यात्रा वृत्तांतकार जो बात कर रहा है, वो कह रहा है कि जैसे जैसे हम चित्तौड़गढ़ की पहाड़ी की तरफ हम चले जा रहे थे, हमारा तांगा पहाड़ी की ओर चढ़ता चला जा रहा था, मेरी जो आतुरता है वो बढ़ती चली जा रही थी। वहाँ की जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को देखने के लिए मैं और ज़्यादा आतुर हो रहा था। और अंततः यानी कि वो चित्तौड़गढ़ पर पहुँच ही गए, और वहाँ गढ़ की जो दीवारें हैं और उनके जो बुर्ज हैं, और वो अब एक तरह से नष्ट हो गए हैं, खंडित हो गए हैं, और लगभग सारी की सारी जो इमारतें हैं वो नष्ट हो गई, जमींदोज हो गई। उन खंडहरों में दो स्तंभ हैं, एक है कीर्ति स्तंभ और दूसरा है विजय स्तंभ। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो कीर्ति स्तंभ है वह पुराना है और जर्जर है। उसके बाद में आगे देखिएगा, परंतु विजय स्तंभ उसके बाद का, साथ ही वीरता के इतिहास का सच्चा प्रतीक है। इस 7 खंडों वाले विजय स्तंभ को देखकर मुझे भारी हर्ष हुआ। कला और सौंदर्य की दृष्टि से यह विजय स्तंभ अपूर्व है। फिर उसी महान वीरता का इतिहास इस विजय स्तंभ के साथ है। यद्यपि इस गढ़ में देखने योग्य वस्तुएं कम रह गई हैं, या देखने योग्य जो चीज़ें हैं वो कम रह गया है, तथापि मुझे तो इसका एक एक पत्थर, इसकी धूलि का एक एक कण भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न ध्वनियों में, भिन्न भिन्न रागों द्वारा वीर गाथाएं गाते जान पड़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लेखक आगे बता रहा है कि जो विजय स्तंभ है वो एक तरह से वीरता का सच्चा प्रतीक है, वीरता के इतिहास का वो एक प्रतीक है। और ये जो 7 खंडों में है, यानी कि 7 खंडों वाला ये विजय स्तंभ है, इसको देख करके लेखक को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और उसकी जो कला और उसकी जो सुंदरता है वह भी अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, अपूर्व है, अनुपम है। और उसी जो महान वीरता का जो इतिहास इस विजय स्तंभ के साथ जुड़ा हुआ है, इस गढ़ में देखने योग्य बहुत कम रह गया है, क्योंकि एक तरह से वो चीज़ें खंडित रह गई हैं, टूट फूट गई हैं। तथापि मुझे, लेखक कह रहा, मुझे तो इसका एक एक जो पत्थर है, हाँ, वो इसकी धूलि का एक एक जो कण है वो भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न ध्वनियों में, विभिन्न जो राग हैं, वीर गाथाएं हैं, वो गाते हुए जान पड़ते हैं। उसी क्रम में देखिएगा, इन पत्थरों पर मुझे उस काल की पढ़ी और सुनी हुई एक एक घटना नृत्य करती सी जान पड़ी। यद्यपि यहाँ की देखने लायक चीज़ों को हम लोग थोड़ी ही देर में देख चुके, परंतु मैं तो संध्या पूर्व उस स्थल को छोड़ ही न सका। इधर से उधर और उधर से इधर न जाने कितनी बार आवारा सा, भूला सा घूमता फिरता रहा। एक एक जगह को न जाने कितनी बार देखा। मेरी ऐसी दशा अब तक की यात्रा में कभी न हुई और न इसके बाद ही हुई। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक है वो बता रहे हैं कि जैसे ही उस स्थल का वो भ्रमण कर रहे थे, तो वहाँ के जो पत्थर हैं वो भी यानी कि उस समय के, यानी तात्कालिक समय की जो घटनाओं का चित्रण है वो एक तरह से कर रहे थे। और लेखक के सामने वो जो घटनाएं हैं वो नृत्य करती सी जान पड़ रही थी, ऐसा लेखक महसूस करता है। और वहाँ पर देखने लायक जो कोई चीज़ें थी, यानी उनको बहुत ही अल्प समय में देखा जा चुका था, लेकिन लेखक की जो मन स्थिति है वो इस प्रकार की हो गई कि वह उनको बार बार देखता रहा। यहाँ तक कि शाम से पूर्व उस स्थान को वह छोड़ ही नहीं पाया। इधर उधर वहाँ पर वो घूमता रहा, टहलता रहा, आवारा सा, भूला सा, घूमता फिरता सा, और इस प्रकार से यानी कि वो वहाँ पर चारों ओर भ्रमण करता हुआ घूम रहा है। यहाँ लेकर कह रहा है कि जो और वहाँ की एक एक जो जगह है उसको न जाने वो कितनी बार देख चुके हैं।
लेखक आगे ये भी बताता है कि आज तक की जितनी भी जो यात्राएं की हुई थी, उन यात्राओं में ऐसी दशा, ऐसी मन स्थिति आज तक उनकी कभी नहीं हुई थी। उसी क्रम में आगे देखिएगा, मेरे साथियों को मेरी मुद्रा और दशा पर कुछ आश्चर्य भी हुआ, कुछ लोग हंसे भी, कुछ ने कुछ मजाक भी उड़ाया, परंतु मैं तो अपने आप में नहीं था। जब अंधेरा होने लगा तब साथियों ने जोर देकर अब वहाँ से चलने को कहा। चलने के पूर्व इस स्थान की धूली लेकर बार बार मैंने अपने मस्तक पर लगाई, और जिस प्रकार बड़े बड़े उत्सवों पर मैं मंदिर में भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता था, उसी प्रकार प्रणाम मैंने इस पवित्रतम विजय स्तंभ को किया। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक है वो अपनी मन स्थिति के बारे में बता रहा है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरी जो स्थिति थी उसको देख करके जो मेरे मित्र थे, मेरे जो साथी थे, यात्रीगण, वो भी आश्चर्य कर रहे थे, लेखक पर हंस भी रहे थे, उनका मजाक भी उड़ा रहे थे, परंतु वो अपने आप में लीन थे, मशगूल थे। जब अंधेरा होने लगा तो वहाँ पर उनके साथियों ने जोर दे करके वहाँ से चलने की बात कही, और चलने के पहले इस स्थान की जो धूली है उसको लेखक ने बार बार यानी उस धूली को अपने माथे से लगाया और उसे बार बार यानी कि वह प्रणाम करता है। लेखक यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो स्थिति है वो अपने आप में एक अलग प्रकार थी। जिस प्रकार से विभिन्न जो उत्सव हैं, त्यौहार हैं, उन पर मंदिर में भगवान के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम लेखक करता था, उसी तरह से यहाँ पर जो चित्तौड़ की जो भूमि है वहाँ पर भी वह उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। यहाँ पर जो लेखक है वो ये बात बताना चाह रहा है कि उस मिट्टी के प्रति लेखक की अगाध श्रद्धा है और सम्मान की भावना है। यहाँ पर प्रश्न भी बनता लेखक के संदर्भ में कि लेखक की मन स्थिति का चित्रण कीजिए, लेखक ने वहाँ की मिट्टी को बार बार अपने माथे से क्यों लगाया, या फिर उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम क्यों किया या किसे किया। ये किसी भी तरह से यानी कि प्रश्न को घुमा करके हमारे सामने प्रस्तुत किया जा सकता है, तो हमें इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लेखक कह रहा है, उसको देखिएगा, प्रणाम के उपरांत हाथ जोड़ मन ही मन प्रार्थना की कि जिन वीरों की अपूर्ण कृतियों का ये विजय स्तंभ प्रतीक है, उनकी कृतियों में जो शौर्य, जो त्याग, जो कष्ट सहिष्णुता थी, मुझे भी उसका परमाणु अंश बराबर तो प्राप्त हो। जीवन में अनेक जोखिमों के अवसर पर मुझे ये विजय स्तंभ याद आया है, और इस स्मरण ने मुझे नव साहस और नवीन स्फूर्ति प्रदान की है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात आई कि लेखक ने उस मिट्टी को बार बार अपने माथे से क्यों लगाया, लेखक ने वहाँ पर साष्टांग दंडवत प्रणाम क्यों किया, यहाँ पर लेखक उसी बात को स्पष्ट करते हुए कह रहा है कि मैंने उन वीरों की जो अपूर्ण जो कृतियाँ हैं, उन कृतियों का जो प्रतीक है वो है विजय स्तंभ, और उनकी कृतियों में जैसे शौर्य, त्याग, कष्ट सहिष्णुता, कष्ट सहन करने की ताकत, और यहाँ वो जो ताकत थी यानी कि उसका परमाणु अंश मात्र भी अगर लेखक प्राप्त करता है तो उसका जो जीवन है और वो धन्य हो जाता है, ऐसा लेखक का मानना है। और यहाँ पर लेखक आज ये कह रहा है कि जीवन में अनेक जो जोखिमों के जो अवसर हैं, उनमें जो विजय स्तंभ है वो उन्हें बार बार याद आया है, और उसके स्मरण से लेखक के अंतर्मन में नया साहस और नवीन जो स्फूर्ति है वह भी पूरित हुई है, वो भी उसे मिली है। उसी क्रम में यहाँ पर आगे लेखक कह रहा है कि चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पहले हमने वह स्थान भी देखा जहाँ वीर जयमल को गोली लगी थी और उन्होंने वीर गति प्राप्त
की थी। इस स्थल के दर्शन से हृदय और अधिक गदगद हो गया। यानी कि चलते समय वहाँ पर उन्होंने उस स्थान को भी देखा जहाँ पर जयमल है वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। और वो जो स्थान देख करके जो लेखक है और भी ज़्यादा प्रसन्नचित हो जाता है। उसी क्रम में प्यारे विद्यार्थियों आगे देखिएगा। रात्रि को रवाना होने के पहले हमारा भोजन स्टेशन के निकट बना था, कुछ वृक्षों की झुरमुट में, और ये था मेरा प्रिय भोजन, दाल बाटी चूरमा। पर लाख प्रयत्न करने पर भी आज ये कोर मेरे गले न उतरते थे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लेखक ने अपनी भावात्मक स्थिति का चित्रण किया है कि उनका प्रिय भोजन दाल बाटी चूरमा था, लेकिन उसको भी वो सही ढंग से ग्रहण नहीं कर पाए, क्योंकि आज इस चित्तौड़ की वीर भूमि को वो देख करके इतने भावुक हो गए थे कि वो जो भोजन है उस भोजन का उनके लिए कोई महत्व ही नहीं रह गया था। बार बार श्रद्धा और सम्मान से उस वीर भूमि के प्रति ही यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भावुक बने रहते हैं और नतमस्तक बने रहते हैं, या उसी को वो नमन करते रहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और अब इसी पाठ का जो शेष अंश है यानी कि आगे वाली इनकी जो यात्रा है, जो कि उज्जैन की यात्रा है, उसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।